अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। इन दिस वीक द नॉलेज एरिया दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज क्वालिटी मैनेजमेंट। बहुत सारे कॉन्सेप्ट से आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर होंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए नए भी होंगे, बट उनको हम पिछले कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे और नए कॉन्सेप्ट्स को हम लर्न करेंगे। और जो आज के टॉपिक का एजेंडा है और जो पॉइंट्स हैं और जो टॉपिक्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल आर क्वालिटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, project quality management process, and 7 basic tools of quality. बट हमेशा से जैसे ही हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं तो आपको पता है कि हम एक अच्छी बात डिस्कस करते होते हैं। तो आज की अच्छी बात क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू कुरान पाक। Allah will always direct our ways, our paths, and our journeys. The map we will need is the Quran. अल्लाह ताला से अगर हम मदद मांगते हैं और अल्लाह ताला को हम अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाते हैं हमेशा अपने हर एक फैसले में, अपने हर एक रास्ते में, और स्ट्रॉन्ग तवक्कुल रखते हैं अपना, तो अल्लाह ताला हमारे हर रास्ते में, हमारे हर डायरेक्शन में, हमारे हर सफ़र में, हमारे हर एक मंजिल के तयन में हमारी मदद करते हैं और हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। और जो रहनुमाई के लिए जो ज़रूरी है, जिस मैप का आपको पता है कि जब भी हम सफ़र करते हैं कोई नया रास्ता या कुछ भी, तो हम कोई मैप फॉलो कर रहे होते हैं। तो जो वो मैप है, जो डायरेक्शंस है जिनको हमने फॉलो करना है, वो कुरान पाक है जिसकी हमें ज़रूरत है। एक्सप्लेनेशन में भी ये चीज़ मेंशन्ड है कि द मोस्ट ऑफ द कुरान्स लाइट यू हैव इन योर हार्ट, द मोर गाइडेड यू विल बिकम। कि जितनी भी कुरान पाक की रोशनी आपके दिल में होगी, उतना ही आपका रास्ता जो है वो गाइडेड फॉर्म में आप अपने मंजिलों की तयन कर सकते हैं और अपने रास्ते को आप पहचान सकते हैं। आज की टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट की डिस्कशन आज करेंगे और उसके अंदर किन किन चीज़ों के ऊपर हम फोकस करेंगे। दैट वुड बी क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट्स ओवरव्यू एंड क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस। तो today's topic of discussion is surrounding by these three major points. As you know, हमने डिस्कस किया है अबाउट दीज प्रोसेसेस एंड प्रोसेस ग्रुप्स एंड नॉलेज एरियाज, किस तरह से प्रोसेसेस हर एक नॉलेज एरिया एंड प्रोसेस ग्रुप्स के ऊपर जो है वो मैप करते हैं। तो हम आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए हम पहुंच चुके हैं अपने क्वालिटी मैनेजमेंट पे। तो जो क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर जो आपके प्रोसेसेस हैं वो आपके मौजूद हैं। प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में जो आते हैं, दे आर प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट, परफॉर्म क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंट्रोल क्वालिटी। तो इन कॉन्सेप्ट्स को आज हम देखेंगे। क्वालिटी क्या है और क्वालिटी क्या नहीं है, इसके ऊपर सबसे पहले फोकस करेंगे कि क्वालिटी की बात जब दिमाग में आती है तो क्वालिटी जो है वो क्या चीज़ है एक्चुअली, और उसको जो है वो किस तरह से जो है वो डिफाइन किया जाता है। तो क्वालिटी को जो है हम कुछ मल्टीपल लोगों के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं कि क्वालिटी जो है वो एक कस्टमर के लिए क्या है। जो आपका अल्टीमेट कस्टमर है, जो आपका क्लाइंट है, जिसने आपसे एक प्रोडक्ट जो आपसे बीइंग अ डेवलपर आपसे इम्प्लीमेंट करवा रहा है, उसके लिए क्वालिटी क्या चीज़ है। क्वालिटी उसके लिए ये है कि लिव्स अप टू द एक्सपेक्टेशन। आप एक ऐसी ही चीज़ बना के दें उसको जिसके एक तो वो जिसको वो एक्सपेक्ट कर रहा है, और ऐसी इनक्रेडिबल चीज़ जो कि उसकी एक्सपेक्टेशन से भी बाहर है। यानी कि आप कुछ बहुत अच्छा भी उसको बना के दें और वो बना के दें कि जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट तो वही है जिसको उन्होंने सबसे पहले आपको बताया कि लिव्स अप टू द एक्सपेक्टेशन, कि जो कस्टमर आपका एक्सपेक्ट कर रहा है आप वही उसको डेवलप करके दें। और फिर एड सम इनक्रेडिबल थिंग्स, वो बात की बात है कि आप उसको बाद उसमें चीज़ें इनक्रेडिबली आप ऐड इन करें उसके अंदर, कि जो कि कस्टमर ने सोची ना हो और बेहतरीन हो उसके लिए। तो पहले तो आपने जो है फंडामेंटली तो वो लेना है आपने कि जो उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है आपने वो डेवलप करना है। तो जब आप वो डेवलप करने के में कामयाब हो जाते हैं तो वो क्या है कि वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है फॉर अ कस्टमर। अब
जो क्वालिटी का पर्सपेक्टिव है फॉर द प्रोजेक्ट टीम, वो क्या है? टीम वो जो कि उस सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने में जिन्होंने अपना पार्ट प्ले किया है या करना है, उनके लिए क्वालिटी क्या है? द वर्क इज completed as planned and as expected with fewer errors and fewer surprises. उनके लिए क्वालिटी क्या है? कि जिस तरह से काम प्लान करना किया था उन्होंने कि इस तरह से काम कंप्लीट होगा, वो उसी तरह से कंप्लीट हुआ है। फ्यूअर सरप्राइजेस आए हैं, फ्यूअर एरर्स आए हैं, एंड विद अ स्मूथ प्लान, विद अ स्मूथ एग्जीक्यूशन, they are able to complete the assigned task or assigned project within time. That is a quality expectation of a project team, कि क्वालिटी उनके लिए प्रोजेक्ट टीम के लिए जो है वो ये है। अब जो मैनेजर्स होते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप अथॉरिटीज़ होते हैं या मैनेजमेंट के लोग होते हैं, ये प्रोजेक्ट मैनेजर की बात नहीं हो रही, ये जो जेनेरिक मैनेजर्स होते हैं, जो कि जिन्होंने दोनों एंड संभालने होते हैं, क्लाइंट के भी और डेवलपमेंट टीम के भी और प्रोजेक्ट मैनेजर्स के भी, जो ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजरियल जिनके पास पोस्ट्स होती हैं, जैसे हमने पढ़ा था अपनी जो हमने ऑर्गेनाइजेशनल एक पिरामिड पढ़ी थी, ये वो लोग होते हैं कि जो कि ओवरऑल मैनेजमेंट में जिनका पार्ट होता है, ओवरऑल मैनेजमेंट करनी होती है जिन्होंने, इन्होंने हर एंगल को जो है वो सेटिस्फाई करना होता है। तो इनका जो क्वालिटी पर्सपेक्टिव है वो क्या है? कि जो कस्टमर्स हैं वो हैप्पी हों, और आपका जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पे डिलीवर हो चुका हो उनको, और बजट के अंदर अंदर। तो बेसिकली कस्टमर सेटिस्फेक्शन और प्रोजेक्ट की जो सक्सेस है वो दोनों उनके लिए जो है वो बड़ा मैटर करती है। और मैनेजर्स की अगर मोर पर्टिकुलर टाइप जो हम फर्दर डिस्कस करते हैं, दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजर, जो कि उस प्रोजेक्ट का पर्टिकुलरली उस प्रोजेक्ट का मैनेजर है। वो तो उस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है ना, जिधर से प्रोजेक्ट मैनेजर बिलोंग करता है, या उस जगह जहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड किया जा रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर्स उस प्रोजेक्ट के मैनेजर्स होते हैं जो कि प्रोजेक्ट अब बन रहा है, ठीक है, जिसका एक टेम्पररी टाइम है, एक यूनिक आउटपुट जिसने जनरेट करनी है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए क्वालिटी क्या है? कि काम जो है वो जिस तरह एस्टिमेट किया गया था उस तरह से काम कंप्लीट हो जाए, कस्टमर हैप्पी हो, मैनेजमेंट हैप्पी हो, और टाइम और बजट के अंदर अंदर आपका जो प्रॉमिस्ड स्कोप है वो आप क्या कर चुके हो? डिलीवर कर चुके हो। दैट्स द अल्टीमेट टारगेट ऑफ योर आयरन ट्राइंगल दैट वी हैव डिस्कस्ड सो मैनी टाइम्स, कि कॉस्ट, स्केड्यूल, योर स्कोप, अगर ये चीज़ें बैलेंस हैं तो अल्टीमेटली जो बीच में उसकी चीज़ आती है वो क्या है? क्वालिटी। देन यू आर एबल टू डिलीवर अ क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट इफ इट satisfied all three dimensions of the project that are crucial for the success of a software product or project. Now, what is a quality? Quality for everyone concerned is the ability of the project and the project's deliverable to satisfy the stated and implied requirements. वही बात है कि किस चीज़ को कहते हैं क्वालिटी, कि जब आपने जो प्रॉमिस किया है, जो रिक्वायरमेंट्स आप चाह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट हो जाएं, वो हो जाएं। तो इसके लिए आपको पता है हमने दो कॉन्सेप्ट्स देखे थे, प्रोजेक्ट स्कोप एंड प्रोडक्ट स्कोप, एंड यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दीज बोथ कॉन्सेप्ट्स, के प्रोजेक्ट स्कोप का क्या मतलब है एंड प्रोडक्ट स्कोप का क्या मतलब है। तो आपने इन दोनों स्कोप्स को जब सामने रख के आप अपनी प्रोडक्ट को कंप्लीट करते हैं, तो ये जो है वो एक क्वालिटी का प्रोडक्ट सामने आता है। प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट में फर्दर कुछ कॉन्सेप्ट्स के क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? इट्स अ प्रोसेस फॉर इंश्योरिंग दैट द प्रोजेक्ट मीट्स द नीड्स इट वाज ओरिजिनली क्रिएटेड टू मीट, कि प्रोजेक्ट उन सारी नीड्स को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा हो जिन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो जो था प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था या क्रिएट किया गया। And it also ensures that all project activities necessary to design, plan and implement a project are effective and efficient. One more thing, कि किस चीज़ को भी इंश्योर करना कि जितनी भी प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ हैं, जो भी किसी प्रोजेक्ट को एक प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए यूज़ होती हैं, वो सब क्या हों? एफिशिएंट भी हों और इफेक्टिव भी हों। कि यानी कि ना सिर्फ उस प्रोडक्ट के ऊपर फोकस है, बल्कि वो प्रोडक्ट जिस प्रोसेस के थ्रू गुजर रही है और जिस प्रोसेस के थ्रू बन रही है
उनको भी जो है आपने क्वालिटी ओरिएंटेड बहुत होना उनका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रोसेसेस इतने क्वालिटी के होंगे तो प्रोडक्ट एक्चुअली उसके क्वालिटी के होने में किसी किस्म का डाउट नहीं रहेगा। वेरिफिकेशन, प्रिसिजन, एक्यूरेसी, टॉलरेंस एंड वैलिडेशन, ये कुछ ऐसे डायमेंशंस हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट की क्वालिटी के प्रोडक्ट होने के लिए, क्वालिटी का प्रोजेक्ट होने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वेरिफिकेशन, जैसे आपको पता है रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में भी आपने पढ़ा था कि देयर इज अ ट्रेसेबिलिटी कॉन्सेप्ट एंड दैट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ इन डायरेक्शंस एंड दैट इज यूज्ड टू इंश्योर दैट यू आर वर्किंग इन अ राइट डायरेक्शन, कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप ठीक तरीके से आप जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इन बोथ डायरेक्शंस, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. इट शुड बी traceable, it should be mapped with its source and with its destination. Precision is about consistency. The approach you are following to develop a product, it should be consistent. आप जिस अप्रोच के थ्रू एक सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर रहे हैं उसके अंदर आप प्रिसीजन आपके पास मौजूद हो, आप कंसिस्टेंट हो अपनी अप्रोच में, देन यू विल बी एबल टू get a product that would be a quality oriented product. And then accuracy. Accuracy, जैसे वर्ड से ही पता है कि accuracy is a term that is referred to get a product with accuracy, or a good product or an accurate product. कि what was expected, you are able to deliver the product according to those expectations. Accurate development, that is a quality. And tolerance, tolerance is that level of quality that is tolerable to your client. When your client says that is the level जो कि I am happy with it, that is tolerable for me and I am going to accept it, that is tolerance. डेफिनेटली आपके पास एक टाइम है, एक बजट है, एक लिमिटेशन है कि आप उससे ज़्यादा इन्वेस्ट कर भी नहीं सकते, तो फिर एक टॉलरेंस लेवल होता है जहाँ पे आपका कस्टमर भी हैप्पी हो जाता है और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी मीट हो जाती हैं, तो दैट इज़ द लेवल ऑफ योर टॉलरेंस कि अब आप क्वालिटी को जो है वो अचीव कर चुके हैं. एंड वैलिडेशन, दैट यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद, कि what actually is in the mind of customer, your product is accurately, your product is validated with their expectations. वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि वेरिफिकेशन आप प्रोसेस वाइज वेरीफाई कर रहे होते हैं ट्रेसिबिलिटी के थ्रू, एंड वैलिडेशन इज़ टोटली विद द कंसर्न ऑफ योर कस्टमर, कि जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं उनको जब आपके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो मीट करती है तो उस चेक को जो है वो आप क्या कहते हैं, वैलिडेशन, कि दिस प्रोडक्ट इज़ वैलिडेटेड नाउ विद द पर्सपेक्टिव ऑफ योर client, with the satisfaction of your client. Some more concepts of quality management. Quality management is an emerging trend that is composed of so many other basic blocks and fundamental units, or you can say stairs, that contributed towards the achievement of your quality oriented product. One is customer satisfaction that we have discussed so far so many times. Continual improvement. Improvement is another aspect to achieve a quality. For example, आपको पता है कि आप iterations में आप वक्त के साथ साथ लर्न करते हैं. आपने एक दफ़ा एक चीज़ पूरे प्रोसेस से गुजार के बिल्ड की, डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपने लर्न की, कुछ चीज़ें आपसे मिस हुई, कुछ चीज़ें आपने सोची कि इस तरह होना चाहिए था और वो नहीं हो पाई, तो क्या होगा कि नेक्स्ट आइट्रेशन में जब आप काम वही करेंगे तो उन चीज़ों को आप ज़रूर दिमाग में रखेंगे जो पिछली दफ़ा कुछ गलत हुई या कुछ आपने नया सीखा, तो क्या है आप अपनी नेक्स्ट आइट्रेशन में उस इम्प्रूवमेंट को एकोमोडेट करेंगे. उसके अकोमोडेट करने से आपके प्रोसेसेस भी मैच्योर होंगे और आपकी डेवलपमेंट भी जो है वो स्ट्रांग होगी. तो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट ये ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में जो है हमें अपने साथ इनकॉर्पोरेट रखनी चाहिए. इससे हमारी मज़ीद ग्रूमिंग होती है, हमारे प्रोसेसेस ग्रूम होते हैं. मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो टॉप अथॉरिटीज़ हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो टीम जिन्होंने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है एंड जिनका फोकस है कि क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट बने,
उनको जो रिसोर्सेज और उनको जो सर्विसेज चाहिए एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो सारी सर्विसेज उनको जो है वो प्रोवाइड की जाएँ, ठीक है? अगर वो सारी सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जाएँगी, तो आपका जो एक एम्प्लॉयी है या आपका जो एक डेवलपर है, वो एक फ़ोकस तरीके से एक क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाने की तरफ जो है वो काम करेगा। और अगर मैनेजमेंट किसी भी एम्प्लॉय को या किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो उसको एक क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए, अगर वो प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो फिर वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट सामने आने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हैं। म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप विद सप्लायर्स, डेफिनेटली प्रोजेक्ट में आपको पता है सप्लायर्स का रोल को निगेट नहीं किया जा सकता। तो जो सप्लायर्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप एक अच्छे इन्वायरमेंट में होना, एक रिटन फॉर्मेट में होना, उन सप्लायर्स के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस की बेस पे काम करना, ये भी जो है आपकी क्वालिटी का पार्ट है। क्योंकि अगर आप उनके साथ भी उनको भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं रखेंगे, उनके साथ भी अपने म्यूचुअल जो बेनिफिट्स हैं आप डिस्कस नहीं करेंगे कि उनको भी फ़ायदा और आपको भी फ़ायदा और वो एक बाकायदा पार्टनरशिप हो दोनों एंड्स के बीच में, तब भी जो है क्वालिटी आपकी इमर्ज नहीं करती। तो ये वो कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं कि जब आपने क्वालिटी को आपने अपने दिमाग में रखना है कि इस क्वालिटी को हमने मैनेज करना है और प्रोजेक्ट के अंदर इस सारे क्वालिटी के पर्सपेक्टिव्स को आपने एकोमोडेट करना है, तो बहुत सारे एंगल्स हैं जो क्वालिटी के कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, एंड दीज आर वन ऑफ वन ऑफ दोज सेट ऑफ फैक्टर्स, बिकॉज देर आर huge factors that you need to consider during quality management, but these four are some factors that contributed toward the emerging target to achieve that level of quality. Tailoring we have discussed so many times that PMBOK focuses more on tailoring concept, that all the processes of quality management are applied in a tailored way to make it a unique product. कि आप जो है जब भी आपने यूनिक प्रोडक्ट बनानी हो, आपका प्रोजेक्ट डेफिनेटली आपको पता है कि हम ये बात बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो एक यूनिक प्रोडक्ट बनाता है एक लिमिटेड टाइम में, जिसका एक स्टार्ट टाइम है और एक एंड टाइम है, और एक यूनिक प्रोडक्ट जो है वो बन के सामने आनी है, तो फिर उसको क्या कहते हैं, आप एक प्रोजेक्ट कहते हैं। तो टेलर्ड वे जो है वो उसके ऊपर वो बहुत फोकस करता है कि आपने जब कोई प्रोडक्ट बनानी है तो आप कस्टमाइज करें अपने प्रोसेसेस को एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि एक ये आपको बस सेट दे दिया गया ये सब कुछ आप अप्लाई करें, आप उससे कम भी कर सकते हैं, आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, मगर बस आपका जो मकसद है वो क्या है कि आप सेटिस्फेक्शन जो है ना अचीव कर लें दोनों पार्टीज़ के दरमियान, क्लाइंट भी और डेवलपमेंट साइड भी। तो बस आप फिर क्या है कि आप जो है यू हैव प्रोड्यूस्ड अ क्वालिटी ओरिएंटेड स्टफ। स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस, कंप्लायंस, ठीक है, कि आपको पता है कि हम हर एक चीज़ में स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन से लेके अपनी इम्प्लीमेंटेशन तक, चाहे जो भी प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो वो सब स्टैंडर्ड्स के हों और वो किसी ना किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर हों और उसके जो प्रोसीजर्स हैं उनको वो फॉलो कर रहा हो। कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट, कि जो भी जैसे अभी पीछे भी बात हुई है कि कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट आपकी थ्रू आउट डेवलपमेंट आपकी जो है वो आती रहे। आप चाहे उसके अंदर एजाइल यूज़ करें, चाहे कैनबैन यूज़ करें, चाहे उसके अंदर आप कोई भी सिक्स सिग्मा का आपने नाम सुना होगा। ये सब वो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपकी किसी भी क्वालिटी के लेवल को अचीव करने के लिए, कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए आप जो है उसको एकोमोडेट करते हैं। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, यही नहीं कि हमेशा से बात होती आ रही है, एजाइल भी ये कहता आ रहा है कि स्टार्ट से लेके एंड तक अपने स्टेक होल्डर्स को उसके अंदर इंगेज रखें। ये नहीं कि स्टार्ट में बस आपने स्टेक होल्डर्स को इंगेज किया, उनकी सबकी आपने इनपुट ले ली और उसके बाद आपने उनको इतनी लिफ्ट नहीं कराई बाद में, तो क्या होगा कि वो क्वालिटी जो आप अचीव करना चाह रहे हैं वो शायद उस तरह आपसे अचीव ना हो पाए। तो स्टेक होल्डर्स की जो इंगेजमेंट है थ्रू आउट द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ऑफ योर प्रोजेक्ट, वो जो है वो बहुत उसकी इंटरवेंशन स्टेक होल्डर्स की वो बहुत जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है और इसका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। एंड देन पॉलिसी कंप्लायंस एंड ऑडिटिंग, वो आपको अच्छी तरह पता है कि जहाँ पे भी आपको क्वालिटी अचीव करनी हो वहाँ पे ऑडिट्स का और पॉलिसीज़ के साथ, स्टैंडर्ड्स के साथ कितनी हद तक आपकी जो डेवलपमेंट है वो अलाइंड है,
वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंटिन्यूअस चेकिंग, वेरिफिकेशन, ऑडिटिंग, चेक पॉइंटिंग, टेस्टिंग, रिव्यूइंग, चाहे वो प्रोडक्ट की हो, चाहे वो प्रोसेसेस की हो, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर क्वालिटी अचीव करना आपके लिए थोड़ा-सा एक मुश्किल काम हो जाएगा। क्वालिटी मैनेजमेंट में कुछ की एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप ऑलरेडी फ़ैमिलियर भी हैं जिनके साथ, वो पता होनी और उनको इंश्योर करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब भी आपने क्वालिटी को किसी प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना हो, तो उसमें जो 3 आपके पर्सपेक्टिव्स हैं, 3 एक्टिविटीज़ हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज़ क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। Just for the sake of quick recap, quality planning is all about the planned activities you have identified to incorporate in the development of your project. आप प्रॉपर जो प्लान करते हैं कि आपने जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, कौन कौन से आपने क्वालिटी की असेसमेंट के लिए आपने चेक लिस्ट फॉलो करनी है, कौन कौन से टूल्स फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग आपने यूज़ करने हैं, कौन-कौन सी ट्रेनिंग्स हैं जो आपने अपने टेस्टर्स को करवानी है या आपने क्वालिटी के लोगों को करवानी है। उस जितनी भी प्लानिंग है कि अब आपने इस प्रोजेक्ट की क्वालिटी अचीव करने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो दरकार हैं, वो सब आती हैं क्वालिटी प्लानिंग में। एंड क्वालिटी एश्योरेंस आपको पता है कि इट्स अ प्रोएक्टिव अप्रोच एंड इट इज़ कैरिड आउट टू इंश्योर कि जो भी आपके प्लान्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएँ। क्वालिटी एश्योरेंस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस कि जो प्रोसेस जिसके थ्रू एक प्रोडक्ट ने जो है वो बिल्ड होना है, उस प्रोसेस की क्वालिटी को एश्योर करने के लिए आप जो स्टेप्स फॉलो करते हैं, that comes under quality assurance. It's a proactive approach to achieve the quality. And quality control is, it's a periodic checks that is used to ensure the quality when your quality assurance and quality plans are conducted. ठीक है, जब आप क्वालिटी इंश्योर कर रहे होते हैं कि जो प्लान और एश्योरेंस के वक्त आपने चीज़ें जिनका तयन किया था कि आप इस तरह करेंगे और आप हो चुकी है, तो अब आप देखते हैं कि उसके रिजल्ट्स जो हैं वो प्लान के मुताबिक हैं या नहीं है, या उसके जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हैं या नहीं है। सो दिस अ ग्रिड जो कि इस चीज़ को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर रहा है कि आपके जो 3 एस्पेक्ट्स हैं वो स्कोप, एक्टिविटी और फोकस एरिया के ऊपर किस तरह से मैप्ड हैं। वही बात है कि क्वालिटी प्लानिंग में आपका जो पूरा फोकस है वो किसके ऊपर है कि आपने जो है वो स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स का आपने जो है वो तयन करना है कि जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए आप यूज़ करेंगे। और इसके अंदर एक्टिविटी कौन सी इन्वॉल्व है कि आपने इसके अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान जो है वो आपने क्या करना है, डेवलप करना है। और जो फोकस एरिया है इसका किसके ऊपर है कि जो भी आपके लेवल ऑफ क्वालिटी अचीव करने के लिए जो मेथड्स आपको रिक्वायर्ड हैं, आप उनके ऊपर जो है वो फोकस करते हैं। एंड क्वालिटी एश्योरेंस, जैसे कि पहले ही बात हो चुकी है कि ये किसके ऊपर फोकस करता है, उन तमाम पॉलिसीज़, उन प्रोसीजर्स के ऊपर जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए अप्लाई करना चाहती है। ठीक है, और ये जो है इसका जो मेजर कंसर्न है वो किसके ऊपर है, वो है आपका प्रिवेंटिव एक्शंस। ठीक है, कि आप ऐसे प्रोसेसेस के ऊपर फोकस करें कि जो कि आपको अल्टीमेटली क्वालिटी प्रोडक्ट आपको डिलीवर करेंगे। इसीलिए इनका फोकस किसके ऊपर है, प्रोसेसेस पे है इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट्स। कि जिस प्रोसेस के थ्रू एक प्रोडक्ट ने बनना है, उस प्रोसेस को क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो है कंसर्न, ये सारे का सारा किसका है, ये क्वालिटी एश्योरेंस का। और इसी तरह जो क्वालिटी कंट्रोल है, इट्स ऑल अबाउट द रिजल्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट कि अब आपकी जो प्रोडक्ट बन रही है उसको आपने मैयर करना है कि वो अगेंस्ट द स्टैंडर्ड आर, इज इट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स दैट वी हैव आइडेंटिफाइड इन क्वालिटी प्लानिंग। एंड उसके बाद जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आपको पता है कि इसके अंदर टेस्टिंग, वेरिफिकेशन, इस तरह के इंस्पेक्शन, ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो इसके अंदर होते हैं फॉर द सेक ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड दैट आर यूज्ड एज अ क्वालिटी इंडिकेटर्स। एंड फोकस एरिया इसका किसके ऊपर है, टोटली ऑन द प्रोडक्ट। जैसे पहली बात हुई, क्वालिटी इंश्योरेंस का जो फोकस एरिया है वो प्रोसेस है, जबकि इसका जो फोकस एरिया है वो क्या है, आपका प्रोडक्ट और उनके रिजल्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल क्या दी गई है कि एक प्रोजेक्ट जो था वो प्लान हुआ था
कि वो जो है अपने बजट के 10% प्लस या माइनस के साथ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस 10 का मार्जिन रखा है उन्होंने बजट में कि इसके साथ जो है वो आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बट आपको पता है कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का जो है वो एक प्रोसेस है जो कि आप थ्रू आउट द प्रोजेक्ट आप उसको जो है ना उस साइकिल को चला रहे होते हैं। तो जब मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के वक्त पता चला कि 3 महीने पहले जब उन्होंने उसकी थोड़ी सी वैल्यूएशन की तो पता चला कि प्रोजेक्ट जो है वो 20% जो है ना वो अपने बजट से ओवर चल रहा है, जबकि हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि 10 के परसेंटेज के साथ माइनस प्लस के साथ आपका जो है ना वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। बट 3 महीने पहले जब उसका ऑडिट किया गया तो वो 20% जो है ना अपने बजट से ओवर बजट था। फिर क्या किया उन्होंने कि कुछ डेज पहले, ये तो कुछ मंथ्स पहले की असेसमेंट है ना, कुछ डेज पहले जब उसकी असेसमेंट की तो पता चला कि इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है और प्रोजेक्ट जो है वो जस्ट 15% जो है ना अब ओवर रन कर रहा है अपने बजट से। तो ये जो 5% की इम्प्रूवमेंट है, इससे ये थोड़ा-सा असेस किया जा सकता है कि मज़ीद 3 महीनों में, यानी कि जब तक प्रोजेक्ट ने कंप्लीट नहीं होना, ये अपने जो रिक्वायर्ड टारगेट है 10 प्लस माइनस के साथ ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो इफ द कॉस्ट डज़ नॉट डिक्रीज़ बट इंक्रीज़ेज़ फर्दर, करेक्टिव एंड preventive actions to be taken to bring the project within the agreed limits. This is quality control. तो अब क्या है कि मज़ीद जो आप इसको कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो अपनी कॉस्ट में इंक्रीज ना करे, तो अब उसको कंट्रोल करने के लिए जो आप उसके प्रिवेंटिव या करेक्टिव एक्शंस जो आप ले रहे हैं, दैट कम्स अंडर क्वालिटी कंट्रोल, बिकॉज यू आर मॉनिटरिंग, continuously monitoring your product and its patterns, कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो डिविएट ना करे आपके प्लान से। तो ये किसके अंडर आ रही है? आपकी क्वालिटी कंट्रोल के अंडर आ रही है ये चीज़। जैसे आपको पता है कि हमने वो वाली जो पहले हमने जो मैप देखा था जिसके अंदर हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट का जो नॉलेज एरिया और उसके जो प्रोसेसेस आ रहे थे वो तीन थे कि प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट, मैनेज क्वालिटी एंड कंट्रोल क्वालिटी। और आपको पता है कि हर एक जो भी आपका प्रोसेस होता है वो आपको अच्छी तरह पता है, उसकी कोई इनपुट होती है, कोई आउटपुट होती है एंड कोई टूल एंड टेक्निक होता है जो उसके ऊपर अप्लाई हो रहा होता है। तो इसको क्विकली जो है हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। और इस पैटर्न पे आपने पहले भी हर एक नॉलेज एरिया को जो आपने एक्सप्लोर किया हुआ है, तो इसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आप जिससे आप फेमिलियर हैं, उसको हम क्विकली से एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपका है, कौन सा है आपका प्रोसेस, दैट इज़ प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट। तो हम एक एक इन तीनों को उसी इनपुट आउटपुट एंड टूल एंड टेक्निक एंड डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट इसको देखते हैं। सबसे पहले प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट, डिस्क्रिप्शन इसकी यही है कि इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स एंड द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड डिलीवरेबल्स, and it provides guidance and directions on how quality will be managed and verified throughout the project. And this process is performed once at the predefined points in the project, कि आप जहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं ऑल अबाउट क्वालिटी, कि आप किस तरह से क्वालिटी को मैनेज करेंगे और किस तरह से उसको पूरे थ्रू आउट द प्रोजेक्ट इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि आप क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये सारा काम जो है वो किसके अंडर आ रहा है? ये प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये सारी प्लानिंग के अंडर चीज़ आ रही है। अब जो इसके इनपुट हैं वो आपको पता है, चार्टर का आपको पता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स जो भी एडिंग प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं आपको जो हेल्प आउट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स, ठीक है, एंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये सब वो चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी पिछले नॉलेज एरियाज में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके इस वक्त भी आपको हेल्प आउट करती हैं एज एन इनपुट। टूल एंड टेक्निक्स का भी काफ़ी सारा आपको आइडिया है कि टेस्टिंग, डिसीजन मेकिंग, डेटा एनालिसिस, डेटा गैदरिंग, एक्सपर्ट जजमेंट, डेटा रिप्रेजेंटेशंस, मीटिंग्स, ये सब वो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो कि आपको क्वालिटी मैनेजमेंट प्लानिंग के वक्त आपको एड करती हैं। एंड इसकी आउटपुट्स में जो चीज़ें जनरेट हो रही होती हैं कि आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट भी हो रहे होते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान आपका बन रहा होता है जो कि आपने एक्चुअली बिल्ड करना है, क्वालिटी मीट्रिक्स आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि किसके अगेंस्ट अब आगे अपने प्रोडक्ट को जो है वो आप वेरीफाई करेंगे कि इज इट क्वालिटी ओरिएंटेड और नॉट। प्रोजेक्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके अपडेट हो रहे होते हैं, मैनेजमेंट प्लान्स आपके अपडेट हो रहे होते हैं। तो ये सब कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं,
that is the integral part of your continuous improvement for the achievement of quality. Second one is manage quality. Description इसकी देख लेते हैं कि what is manage quality. It's a process of translating quality management plan into executable activities, quality activities. कि जो हमने पहली स्टेज पे जो क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान बनाया अब उसको हमने एग्जीक्यूटेबल क्वालिटी एक्टिविटीज़ में ट्रांसफॉर्म करना है और इस चीज़ को जो है वो कम्स अंडर हम करते हैं मैनेज क्वालिटी के. It helps to incorporate the organization's quality policies into the project, and it increases the probability of meeting the quality objectives as well as identifying effective processes and causes poor quality. ठीक है, इसके अंदर ना सिर्फ आप ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी पॉलिसीज को दिमाग में रखते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए, बल्कि आप उन पी प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट को एक क्वालिटी प्रोजेक्ट होने में हर्डल प्रोड्यूस कर सकते हैं. उन प्रोसेसेस, उन इन इफेक्टिव प्रोसेसेस को आप क्या कर सकते हैं जब आप मैनेज कर रहे हो क्वालिटी, तो आप उनको डिस्कार्ड कर सकते हैं क्योंकि इट्स अ कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट. ठीक है, कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के दौरान आपको पता है कि जब आप इम्प्रूव कर रहे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपको ज़रूरत नहीं होती आप उनको निकाल देते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपको ज़रूरत होती हैं आप उनको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं. जैसे हमेशा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप अपनी वार्डरोब को उसकी एक क्वालिटी असेसमेंट किया करें कि जिन चीज़ों की आपको अब ज़रूरत नहीं है उनको निकाल दें और जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है आप उनको इनकॉर्पोरेट करें. दैट इज़ एन अदर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट. इसमें भी जो इनपुट के तौर पे चीज़ें यूज़ हो रही हैं वही मैनेजमेंट प्लान्स हैं, आपके प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशंस हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशनल के प्रोसेस एसेट्स हैं कि कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेशन, कोई ऐसे टेम्पलेट्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी फॉलो कर रही है उनको एज ए एसेट जो है आप अपने इस वाली प्रोसीजर के अंदर एज एन इनपुट यूज़ कर सकते हैं. टूल एंड टेक्निक्स में भी काफ़ी सारी वही चीज़ें हैं कि आपका जो है ऑडिट्स हो, डिसीजन मेकिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, ऑडिटिंग हो, डेटा गैदरिंग हो, क्वालिटी इंप्रूवमेंट मेथड्स हों. एंड आउटपुट के तौर पे जो कि चीज़ें जनरेट हो रही होंगी, क्वालिटी रिपोर्ट्स हैं, चेंज रिक्वेस्ट्स हैं, मैनेजमेंट प्लान अपडेट हो रहे हैं, मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट प्लान प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो रहे हैं, टेस्ट एंड इवैल्यूएशन डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो ये वो सब चीज़ें हैं जो एज एन आउटपुट जो है आपकी इस स्टेज में प्रोड्यूस हो रही होंगी. एंड क्वालिटी कंट्रोल, इसमें भी क्या मकसद है कि वो आपको अच्छी तरह पता है, हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल इज अ प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्डिंग रिजल्ट्स गेन्ड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़. कि जिन एक्टिविटीज़ का आप तायुन प्लान के वक्त कर चुके हैं और क्वालिटी एश्योरेंस के वक्त जिनको आपने डिसीजन कर लिया कि हाँ जी इन प्रोएक्टिव डिसीजंस को आपने क्वालिटी की प्रोडक्ट अचीव करने के लिए इनकॉर्पोरेट करना है, उनके अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको मॉनिटर करना है और आपने उन रिजल्ट्स को जो है ना आपने पोस्टमार्टम करना है कि क्या वो क्वालिटी की प्रोडक्ट बिल्ड करने में उन्होंने कितना पार्ट प्ले किया. It helps to assess performance and ensure the project outputs are complete, correct, and meet customers' expectations. And it also verifies that the project deliverables are work meet the requirements specified by the key stakeholders for final acceptance. तो उसको ना सिर्फ आपने जो है वो प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स को चेक करने हैं बल्कि आपने जब क्वालिटी कंट्रोल के वक्त आप उन एक्सपेक्टेशंस को भी चेक करते हैं कि जो कि आपका कस्टमर आपसे चाह रहा होता है और आपकी अल्टीमेटली प्रोडक्ट वो बना रही है या नहीं बना रही. तो आपको पता है कि टेस्टिंग इज वन ऑफ द मैकेनिज्म टू इंश्योर क्वालिटी, टू कंट्रोल क्वालिटी, सॉरी, वन ऑफ द की मैकेनिज्म टू कंट्रोल क्वालिटी, जिसमें आप यही चेक कर रहे होते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो उन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रही है या नहीं कर रही जो कि आपके कस्टमर ने अपने एक्सेप्टेंस लेवल होने के लिए आपको जो है ब्रीफ किया था. अब यहाँ पे भी जो इनपुट्स हैं वही आपके मैनेजमेंट प्लान्स हैं, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, चेंज रिक्वेस्ट जो कि अप्रूव हो चुकी हैं, कोई आपके जो वर्क परफॉर्मेंस डेटा है, इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं और वही प्रोजेक्ट के एसेट्स हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के ओन करदा एसेट्स होते हैं. टूल एंड टेक्निक्स में भी उसी तरह इंस्पेक्शंस, मीटिंग्स, डेटा गैदरिंग एंड एनालिसिस, testing or procedures or product evaluations, data representations. These are all tools and techniques that are used to ensure that you are controlling your quality. And in output, it's same quality control measurement, work performance information, project management plan updates, project document updates, if there are some changes in requests, and डिलिवरेबल्स जो कि वेरीफाइड डिलिवरेबल्स होते हैं. तो ये क्या है, ये सब आपकी आउटपुट हैं जो किसी भी
आप कह रहे हैं कि क्वालिटी कंट्रोल के वक्त होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड। क्वालिटी से रिलेटेड कुछ और मज़ीद कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको पता होने बहुत ज़रूरी हैं, जिसको हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? अवॉइड गोल्ड प्लेटिंग। जो असल है उसी को आप लेके चलें, बजाय ये कि आप जो है ना ब्लोट करें चीज़ों को, उससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो प्रोड्यूस हो। आपको पता है कि गोल्ड प्लेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग एक्स्ट्रा फीचर्स दैट मे ड्राइव अप कॉस्ट एंड अल्टर स्केड्यूल्स एंड द प्रोजेक्ट टीम शुड स्ट्राइव टू डिलीवर व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। तो आपका जो मेन फोकस क्या है कि वो होना चाहिए उसके ऊपर जो कि एक्सपेक्ट किया है वो ही डिलीवर करें। जब आप विदाउट एनी प्लान कोई एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करना शुरू कर देते हैं और उसका कोई भी प्लान नहीं होता और आपके कंसर्न स्टेक होल्डर्स को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो फिर क्या होता है? वो सिंपली आपकी कॉस्ट और आपके स्केड्यूल के ऊपर जो है वो मनफी असरात जो है ना वो मुरतब करता है। क्योंकि डेफिनेटली आप जो है वो विदाउट एनी प्लान उसके अंदर चीज़ों को जो है ना गोल्ड प्लेट कर रहे हैं और एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करी जा रहे हैं, मगर आप इस चीज़ का ख्याल नहीं कर रहे कि उसमें आपकी कितनी कॉस्ट लगेगी और उससे स्केड्यूल कितना डिस्टर्ब होगा। तो जो आप स्कोप आप फाइनल कर चुके हैं, अगर उसके अंदर चेंजेस हो भी रही हैं तो वो सारे आपके स्टेक होल्डर्स जो कि कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब के नॉलेज में लाए बगैर अभी कभी भी इस चीज़ का डिसीजन ना करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो आपको जो है वो कॉस्ट और स्केड्यूल वाइज आपको जो है वो काफ़ी हद तक स्पॉइल कर सकता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना जो है वो बीइंग अ क्वालिटी एक्सपर्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज ग्रेड एंड क्वालिटी। ग्रेड एंड अ क्वालिटी। ग्रेड और क्वालिटी का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर करने से पहले ग्रेड का कॉन्सेप्ट आपको अगर मैं समझाऊं, तो ग्रेड जो है वो आप इसको अपने इस ग्रेड से ना आप मिक्स करें। जो आप क्लास में ग्रेड लेते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ग्रेड इज अ क्लासिफिकेशन, ठीक है? या ग्रेड इज अ रैंकिंग जो कि हम चीज़ों को असाइन कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो अपनी अगर हम सोसाइटी को लें तो हमने सोसाइटी को क्लासिफाई किया हुआ है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बिलो मिडिल क्लास लोग। तो इस चीज़ की जो क्लासिफिकेशन आपने कर दी है किसी ख़ास सेट ऑफ पैरामीटर्स की बेस पे, दैट इज़ अ ग्रेडिंग। जैसे आप कहते हैं कि क्लास 5 स्टार होटल्स, 7 स्टार होटल्स, ढाबा होटल्स, ठीक है? तो आपने क्या है, ये क्लासिफिकेशन है, मुख्तलिफ पैरामीटर्स पे आपने चीज़ों को जो है वो क्लासिफाई कर दिया। अब कॉन्सेप्ट जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि चाहे क्लासिफिकेशन कोई भी हो, चाहे ए क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास है, चाहे अपर मिडिल क्लास है लोग, चाहे लो मिडिल क्लास हैं, चाहे 5 स्टार होटल्स या 7 स्टार होटल्स हैं या वॉट एवर, अब चाहे उनकी क्लास कोई भी हो, बट अगर वो अपनी क्लास में रहते हुए एक क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ग्रेड इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। एग्जाम्पल मैं आपको इसकी ऐसे देती हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एक 7 स्टार होटल है, उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत आपने टॉप रैंक क्लासीफाई उसको किया हुआ है कि 7 स्टार होटल, बट उसका खाना अगर क्वालिटी का नहीं है, तो आपकी जो क्वालिटी है वो जो है वो आप किसी तरह उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आप ग्रेड को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी सुना हो कि यार हमने तो उस होटल में खाना खाया, बट उससे तो बेहतर हमने रोड साइड एक ढाबा था उधर से हमने खाना खाया, उसका खाना हमें ज़्यादा अच्छा लगा। तो अब आप ये देखें, यहाँ पे ग्रेडिंग मैटर नहीं कर रही, यहाँ पे क्वालिटी मैटर कर रही है। आई होप आई एम क्लियर इन दिस पॉइंट कि आपका जो क्लासिफिकेशन जो आपने की होती हैं, आपकी क्लासिफिकेशन कभी इतनी मैटर नहीं करती, जो क्वालिटी है बेसिकली वो मैटर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर विंडोज़ की आप एग्जांपल लें तो विंडोज़ में मल्टीपल वर्जन्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पर्सनल है, बिजनेस है, इंटरप्राइज है, तो ये मल्टीपल जो है वो क्लासिफिकेशंस की हुई हैं आपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो जिस भी वर्जन में अगर आपका क्वालिटी का काम हो रहा है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, चाहे वो पर्सनल वर्जन है, चाहे बिजनेस वर्जन है या इंटरप्राइज वर्जन है, जिस भी वर्जन में जो भी क्वालिटी एक्सपेक्ट की जा रही है, अगर आपका वो वाला वर्जन या वो वाला ग्रेड जिसे मैं कहूँ
अगर वो क्वालिटी अचीव कर रहा है तो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन इट्स ग्रेड। ठीक है, तो आपका जो डिलीवर करना है, जो आपका जो क्वालिटी की जो एबिलिटी जो डिलीवर करनी है, अगर वो प्रॉमिस पूरा हो रहा है तो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन ग्रेड। अब जैसे फॉर एग्जांपल जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा है, हमारी ग्रेडिंग जो है वो चेंज होती चली जा रही है। जैसे पुराने जमानों में सीआरटी टेलीविजन होते थे और अब क्या है, एलसीडी है। तो हमने क्या ग्रेडिंग कर ली हुई है कि जी अब जो एलसीडी टीवी है वो हमारे लिए ज्यादा जो है ना वो ग्रेड वाइज वो ज्यादा इम्प्रूव्ड है। मगर उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो सीआरटी टीवी थे वो भी लोगों के लिए क्वालिटी ओरिएंटेड काम कर रहे थे, तो वो उनके लिए वो क्या था, वो सफिशिएंट था। अब हमारी जो क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, जिससे ग्रेडिंग जो है वो क्या होती जा रही है, चेंज होती चली जा रही है। मगर वही बात है, जो जो एक टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है वो उसके कोई अप्स भी होते हैं और कुछ डाउन्स भी होते हैं। इसी तरह आप जो है वो एलसीडी टीवी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू सीआरटी, क्योंकि उसकी ड्यू टू इट्स सुपीरियर ग्रेड। ठीक है, तो क्या ख्याल है कि सीआरटी टीवी अब एक लो ग्रेड हो गया? आप कहेंगे यस वो एक लो ग्रेड हो गया। क्यों? क्योंकि हर एक नई जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी वाली टेक्नोलॉजी को क्या कर देती है, ओवरकम कर लेती है, उसके ऊपर उसको लो कर देती है। यही तो हम क्लासिफिकेशंस की बात कर रहे हैं ना। ये जो क्लासिफिकेशंस हैं दीज आर बेसिकली ग्रेड्स। इसी तरह अगर आपको कहा जाए जी एलसीडी टीवी एंड अल्ट्रा स्लिम एलईडी 3D टीवी, व्हाट वुड यू चूज? डेफिनेटली यू वुड चूज अल्ट्रा स्लिम एलईडी 3D टीवी। ठीक है, वो भी एक अपग्रेड इम्प्रूव होता चला जा रहा है। मगर जब पुराना एक चीज़ थी तब वो भी सही काम करी थी। अगर वो सही काम करी थी, लोगों की क्वालिटी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक थी, तो वो भी क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट थी। ठीक है, ग्रेड इज अ मैयर ऑफ द वैल्यू पीपल प्लेस ऑन द प्रोडक्ट। अब ग्रेड किस बात का मैयर है कि लोग उसको जो है ना वो कैसे वैल्यू करते हैं। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज यू मस्ट अंडरस्टैंड कि लो क्वालिटी जो है वो अनएक्सपेक्टेड, वो जो है अनडाइजेस्टेबल है, आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वो एक प्रॉब्लम है। मगर लो ग्रेड एक प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो काम सही कर रहा है, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कर रहा है, तो दैट इज टोटली ओके फॉर अ क्लाइंट। बट लो क्वालिटी के जो काम करना चाहिए वो कर ही नहीं रहा, तो वो जो है ना वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो सकती है। तो वही बात नीचे लिखी हुई है कि डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर, लो क्वालिटी सॉरी लो ग्रेड में बी कंप्लीटली एक्सेप्टेबल, बट लो क्वालिटी वुड नेवर बी। दैट वाज अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड। सो once again your ultimate target is to balance your iron triangle। ठीक है, तो doesn't mean creating 100% bug free और creating an ultimate solution। आपका सिर्फ यही मकसद नहीं है कि आपने 100% बग फ्री सोल्यूशन जो है वो क्रिएट करना है, बट आपका अल्टीमेट टारगेट ये भी है कि आपने वो 100% बग फ्री जो सोल्यूशन है वो आपने विद इन टाइम और विद इन बजट भी जो है ना आपने कंप्लीट करना है। तो ये तीन चीज़ों से, जो तीन डायमेंशंस हैं क्वालिटी, इन तीन चीज़ों को मिला के लेके चलने का नाम है, तभी आपको अल्टीमेटली क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट जो है वो आपको मिलेगी। आपको कैसे पता चलता है जी एरर एग्जिस्ट करता है? ये आपको अच्छी तरह पता है कि हम टेस्टिंग के थ्रू, पीयर रिव्यूज़ के थ्रू, कोई थर्ड पार्टी एक्सपर्ट्स के थ्रू आप इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो अब एरर्स उसमें एग्जिस्ट नहीं करते। आप इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं व्हाट वाज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन। इज देयर एनी डिफरेंस? इफ देयर इज एनी डिफरेंस दैट्स अ प्रॉब्लम। एंड इसी डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने का जो नाम है दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग और वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। टेस्टिंग, you know it very well. There are many types of testing: unit testing, integration testing, system testing, and user acceptance testing. यूनिट टेस्टिंग, जब आप इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को डिफेक्ट फ्री करने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रेशन मीन्स जब आपने उन्हीं जिन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को आपने टेस्ट किया होता है यूनिट लेवल पे, जब आप उनको इंटीग्रेट करते हैं और फिर आप चेक करते हैं अब इंटीग्रेट होकर वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सिस्टम टेस्टिंग, इट्स अ बिग बैंग टेस्टिंग that is composed of functional testing and non-functional testing as well। एंड यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, कि जो कि आपके एंड यूज़र्स, जब अभी प्रोडक्ट आपने डिलीवर नहीं की होती उससे पहले जब यूज़र आपके प्रोडक्ट को टेस्ट करता है तो उसको आप क्या कहते हैं, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ मच क्वालिटी इज इनफ? सो अब इस चीज़ का तयन हम किस तरह करें कि कितनी क्वालिटी जो है वो इनफ है। अब आपको इतनी बात अच्छी तरह पता है कि हमारे पास एक टाइम है, एक लिमिट है, उस वक्त तक हम जो है वो क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं।
अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन महीनों या सालों सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को जो है वो इंस्पेक्ट टेस्ट करने पे ही लगा देगी, तो क्या होगा कि मार्केट में कोई और कॉम्पिटिटर आ जाएगा और हमारे सॉफ्टवेयर की जो वैल्यू है वो उसमें नहीं रहेगी। आपको पता है कि जिस टाइम में जिस चीज़ की ज़रूरत हो, अगर उस वक़्त उसको डिलीवर ना किया जाए, तो कॉम्पिटिटर्स तो बेशुमार बैठे हुए हैं इंडस्ट्री में, जो आएँगे और आपकी जो प्रोडक्ट है उसको जो है वो क्या कर जाएँगे, उसको जो है उसकी वैल्यू ख़त्म कर जाएँगे और अपनी जो है ना ओवरकम कर लेंगे अपनी इम्पोर्टेंस। तो हम सालों और महीनों नहीं लगा सकते, हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम है जिसमें हमने टेस्टिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं, क्वालिटी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो फिनिश करनी है और हमने अपनी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करनी है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी आई है और कुछ कॉन्सेप्ट आपको मज़ीद बता रहे हैं कि अचीविंग क्वालिटी इन्वॉल्व्स कॉस्ट। आपको पता है कि हर चीज़ में कॉस्ट इन्वॉल्व है, आप ये नहीं कर सकते आप क्वालिटी पे क्वालिटी जो है वो करने के लिए ढेर सारा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मगर क्या है कि उसमें आपने कॉस्ट आपको आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कर रहे कि इस सारी एक्टिविटीज़ में कॉस्ट इन्वॉल्व है और एफर्ट भी इन्वॉल्व है। क्वालिटी अगर आप एफर्ट डालते हैं, अगर आप कॉस्ट इंक्रीज कर देते हैं, इससे क्वालिटी की आउटपुट तो इंक्रीज हो जाएगी, मगर क्या होगा, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसको जो है वो मार्केट आपका वेट करे या आपकी जो क्लाइंट है उस चीज़ का वेट करें। आपको एक लिमिटेड टाइम में वो चीज़ आपको जो है वो डिलीवर भी करनी है, एक बजट के अंदर रहते हुए। ठीक है? तो एक ऑप्टिमल लेवल आपने जो है ना वो अचीव करना है क्वालिटी का, एक विद रिस्पेक्ट टू योर कॉस्ट एंड विद रिस्पेक्ट टू योर टाइम। जैसे नीचे एग्जांपल दी गई है कि एक टॉय मैन्युफैक्चरर है जिसकी जो सेल थी वो कम थी ड्यू टू पुअर क्वालिटी। उसने क्या किया कि उसने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की और उसने जो है ना मार्केट में अपनी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज करने के लिए और लोगों से फीडबैक लेने के लिए उसने जो वो प्रोडक्ट है वो जो विद इन टाइम जो है वो उसको मार्केट में जो है वो लॉन्च किया। ठीक है? हाउएवर अब क्या है कि लोगों ने उसको यूज़ किया, पेरेंट्स ने उसको यूज़ किया, उसको फीडबैक दिया। अब उसने क्या है कि उसकी सेल को बढ़ाने के लिए उसने मज़ीद इन्वेस्टमेंट अगर वो करना चाहेगा उस टॉय की मैन्युफैक्चरिंग अपने काम के अंदर, तो क्या होगा, अगर मज़ीद इन्वेस्टमेंट करेगा तो डेफ़िनिटली क्या होगा कि वो जो उसकी प्राइस है, पर कॉपी प्राइस है, वो भी जो है वो टॉय की वो बढ़ जाएगी। तो मे देयर इज़ अ चांस कि वो पेरेंट्स उसको अफ़ोर्ड ना कर सकें। तो फिर क्या है कि देयर मस्ट बी एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ क्वालिटी, जो कि एक टॉय मैन्युफैक्चरर को जो है वो दोनों एंड्स को जो है ना वो बैलेंस रखना है। एक तो वो कि वो उस अपनी इन्वेस्टमेंट पे मैक्सिमम बायर्स मार्केट में जो है वो उनको जो है वो कैप्चर कर सके, प्लस वो क्वालिटी की प्रोडक्ट भी जो है वो मार्केट में डेवलप कर सके, डिलीवर कर सके। तो इस चीज़ का जो ट्रेड ऑफ है कि आपने कितनी परसेंट क्वालिटी जो है वो आपने एक मेंटेन रखनी है विद रिस्पेक्ट टू योर बजट एंड विद रिस्पेक्ट टू योर टाइम, दैट इज एन अदर क्रूशियल स्टेज फॉर द डिसीजन ऑफ क्वालिटी, और इसको हम कहते हैं ऑप्टिमल क्वालिटी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है हमने बात की थी कि बग्स की अगर हम रैंकिंग करें 1 से लेके 100 तक, तो जो 100 लेवल के जो बग्स हैं वो मोस्ट सिवियर हैं और उससे नीचे जो हैं उनको किसी तरह से आप कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। लाइक अगर हम 20 का स्कोर दें तो हम कह सकते हैं कि जो 20 तक के स्कोर या उससे नीचे के जो बग्स हैं दे आर एक्सेप्टेबल फॉर सम मोमेंट ऑफ टाइम, मगर जो 20 से ऊपर हैं दे नीड टू बी फिक्स्ड। ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक ऑप्टिमल लेवल बना दिया कि 20 से नीचे तक तो चले उनको फिलहाल हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, मगर जो 20 की रैंकिंग से ऊपर है उनको तो हमें हर सूरत फिक्स करना ही करना है। तो क्या हुआ, हमने एक अपना ऑप्टिमल लेवल बना लिया क्वालिटी को अचीव करने का कि इसके इससे ऊपर तो हम अपनी जो है ना एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते अपने प्रॉब्लम्स को, मगर 20 लेवल थ्रेश होल्ड एक जैसे हमने वो टॉलरेंस लेवल हमने जो फिक्स किया हुआ। और ऑप्टिमल क्वालिटी वही कॉन्सेप्ट है कि डिस्क्राइब हाउ मच क्वालिटी इज एक्सपेक्टेड इन रिटर्न ऑफ द कॉस्ट टू अचीव दैट लेवल ऑफ क्वालिटी, कि आप कितनी क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस कॉस्ट के अगेंस्ट जो कि आपने एक क्वालिटी लेवल को अचीव करने के लिए आपने इन्वेस्ट की है। ठीक है? उसके अगेंस्ट जो आपके पास क्वालिटी एक्सपेक्टेशन है दैट इज नोन एज योर ऑप्टिमल क्वालिटी। अब ऑप्टिमल क्वालिटी के लिए जो एक छोटा सा फॉर्मूला यूज होते हैं वो यही है कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितनी आपने कॉस्ट लगाई है, प्लस कॉपी ऑफ अ सॉफ्टवेयर कि आपने जो मार्केट के एनालिसिस के बाद आपने एक अंदाजा लगाया कि एक कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर जो है ना इतनी प्राइस आप उस पर सेल करेंगे, उस सॉफ्टवेयर के बायर्स कितने हैं अंदाजन मार्केट में, ग्रॉस प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करेंगे, नंबर किस चीज को दो चीजों को मल्टीप्लाई करके कि कितने नंबर ऑफ बायर्स हैं और पर कॉपी जो है ना अपने सॉफ्टवेयर की कितनी प्राइस रखी है,
उसके बाद आपके पास एक ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और उस ग्रॉस प्रॉफिट को में से जब आप अपनी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो है माइनस करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट, के उस प्रोडक्ट की जो मार्केट में नेट प्रॉफिट है वो कितना है। तो ये एक छोटा सा फार्मूला जो है वो यूज होता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ योर ऑप्टिमल क्वालिटी। अब ऑप्टिमल क्वालिटी जो है मजीद दो कॉस्ट रिलेटेड कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। वन इज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड वन इज नॉन कन्फॉर्मेंस टू क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी तो वही है कि क्वालिटी अचीव करने के लिए जो आपकी कॉस्ट आ रही है, यानी कि प्लानिंग पे, टेस्टिंग पे, क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ पे, प्रोसीजर्स पे, टेम्पलेट्स पे, एक्सपर्ट्स को जो आप हायर करते हैं, उन थर्ड पार्टी एक्सपर्ट्स जो आप इंगेज करते हैं, उन सब की टेस्टिंग टूल्स, ये सब जो है वो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है, यानी कि जो क्वालिटी अचीव करने के लिए कॉस्ट लग रही है। और एक वो कॉस्ट है जब आप क्वालिटी अचीव नहीं कर पा रहे, उसमें जो आपकी जो है ना कॉस्ट इन्वेस्ट होती है, जैसे आपको दोबारा काम करना पड़ रहा है, आपके कस्टमर्स हैप्पी नहीं है, आपकी सेल नहीं ठीक, तो अब उस चीज को एक लेवल पे लाने के लिए आपको जो फिर कॉस्ट इन्वेस्ट करनी पड़ी है, उस कॉस्ट को आप कहते हैं नॉन कन्फॉर्मेंस टू क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस टू क्वालिटी। जैसे कॉस्ट ऑफ कंफॉर्मेंस में क्या क्या आ रही है और कॉस्ट ऑफ नॉन कंफॉर्मेंस में क्या आ रही है। कॉस्ट ऑफ कंफॉर्मेंस में तो वही आ रही है आपकी, जैसे आपने पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ काफी बार कि कुछ होती है प्रिवेंशन कॉस्ट, कुछ होती है अप्रेजल कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट किस किस्म की कॉस्ट है कि आप एरर्स को प्रिवेंट करने के लिए जो टेक्निक्स यूज करते हैं, जो प्रिवेंशन मेजर्स यूज करते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करते हैं, उसमें जो कॉस्ट लगती है उसको आप प्रिवेंशन कॉस्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसे इक्विपमेंट्स खरीदें, आप कैसे कोई ऐसे टूल्स परचेज करें, आप कोई ऐसे टेम्पलेट्स जो है ना वो फॉलो करें, आप कोई ऐसी ट्रेनिंग्स कंडक्ट करें जिससे प्रॉब्लम्स आए ही ना। जैसे हम बात करते थे ना क्वालिटी एश्योरेंस की, कि वो प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर काम करता है, तो वो उसके ऊपर जो कॉस्ट लगती है दैट इज प्रिवेंशन कॉस्ट। एंड अप्रेजल कॉस्ट इज कॉस्ट टू असेस द क्वालिटी, कि अब आपने जो क्वालिटी को असेस करना है, आप जो क्वालिटी को इंकॉर्पोरेट करने के लिए प्रोडक्ट को जो आप असेस कर रहे हैं कि इज इट अकॉर्डिंग टू क्वालिटी और नॉट, दैट इज नोन एज योर अप्रेजल कॉस्ट, जिसमें आपकी टेस्टिंग की कॉस्ट आती है, आपकी इंस्पेक्शन के ऊपर जो कॉस्ट आती है, आपकी जो वॉक थ्रूज के ऊपर जो आपकी कॉस्ट आती है, जब आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो आपकी कॉस्ट आ रही होती है, दैट इज योर अप्रेजल कॉस्ट। एंड नॉन कन्फॉर्मेंस में वही बात है, एक आपकी इंटरनल फेलियर और एक एक्सटर्नल फेलियर। इंटरनल फेलियर वो वाली कॉस्ट है जब अभी आपने प्रोडक्ट रिलीज नहीं की होती, प्रोडक्ट कस्टमर को रिलीज करने से पहले जब आपको पता चलते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आ गए हैं, और उन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने में जो आपको कॉस्ट लग रही होती है, दैट इज योर इंटरनल फेलियर कॉस्ट, जिसमें आपकी रीवर्क के ऊपर, आपको कोई काम आपका ठीक नहीं हुआ, आपके प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो, अब आपको रीवर्क करना पड़ेगा, आपने काम बिल्कुल ही ठीक नहीं किया, स्क्रैप है, तो उसको स्क्रैप को ठीक करने के लिए जो कॉस्ट लगेगी दैट इज इंटरनल फेलियर कॉस्ट। सेम इज द केस इन विद एन ऑपोजिट कॉन्सेप्ट, कि जब एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, जब प्रोडक्ट कस्टमर को रिलीज कर दी जाती है, कस्टमर्स को यूज करना शुरू करता है, और उधर जो फेलियर्स आपको फेस करने पड़ते हैं, उस पे जो फिक्सिंग पे आपकी कॉस्ट लगती है, दैट इज एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, जिसमें आपकी वारंटीज भी आती हैं, लाइबिलिटीज भी आती हैं, ठीक है। तो ये दो कैटेगरीज हैं, कॉन्फॉर्मेंस एंड नॉन कॉन्फॉर्मेंस ऑफ कॉस्ट, दैट इज टोटली रिलेटेड विद द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी पॉलिसी, जैसे आपको पता है कि रिफा की भी ये क्वालिटी पॉलिसी है, इस तरह हर ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी पॉलिसी है, जिसके अगेंस्ट उनकी सारी मैनेजमेंट, सारी प्लानिंग और सब कुछ उसके अगेंस्ट जो है वो चलता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी क्वालिटी पॉलिसी के अगेंस्ट जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वैल्यूएट करते हैं, और उन्हीं के अगेंस्ट उनकी प्रोडक्ट को जो है वो कॉन्टिन्यूस मॉनिटर किया जाता है कि इज इट अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी और नॉट। अब डिसाइड कौन करता है प्रोजेक्ट की क्वालिटी, ठीक है, ये जो है ये मैनेजमेंट ही डिसाइड करती है। यू मस्ट गेस एंड से द कस्टमर विश टू सम एक्सटेंट इज ट्रू, बट जनरली द क्वालिटी पॉलिसी इज सेट बाय द मैनेजमेंट। डेफिनेटली जो पॉलिसी है ये आपकी मैनेजमेंट ही डिसाइड कर रही होती है। और क्वालिटी पॉलिसी के लिए फॉर्मल अप्रोचेज हैं, जैसे आईएसओ का आपने नाम सुना होगा, सीएमएमआई, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सिक्स सिग्मा। फिर अपनी इन हाउस भी क्वालिटी पॉलिसीज होती हैं, कि जो ऑर्गेनाइजेशंस ने खुद अपनी क्वालिटी पॉलिसीज बनाई होती हैं। कुछ होती हैं कि नहीं, हम इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपनी क्वालिटी को जो है ना अचीव करना चाहते हैं, हम सिक्स सिग्मा के थ्रू, हम TQM के थ्रू, सीएमएमआई के लेवल्स होते हैं, आपको पता है 5 4 3 2 1 इस तरह लेवल्स हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं सीएमएमआई लेवल 5 की है, तो कहते हैं ओ क्या बात है, सीएमएमआई लेवल 4 की क्या बात है, आईएसओ ये वाला स्टैंडर्ड अचीव कर गया ये वाली कंपनी। तो ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आप क्वालिटी पॉलिसी के मुताबिक आप उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। एंड दैट्स ऑल फोक्स, so we are done with our quality management. Thank you so much.
फ़ी अमान अल्लाह।